हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? लेक्चर नंबर 5 में क्या करने वाले भाई? क्या करने वाले आ जाओ देखते हैं। आज हम करने वाले हैं क्या, एक तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो K2CR2O7 और KMNO4 से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन या उनकी कुछ बातों से बनाए हुए कुछ ऐसे सवाल, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम स्टेबिलिटी, ये टॉपिक बच गया था बीच में, हालांकि उससे पहले होना चाहिए था बट ये रह गया था। तो इसको हम एनसीईआरटी की लाइंस से ही समझ लेंगे। एनसीईआरटी की जो भी लाइंस हैं, जो भी टेबल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब सवाल के तौर पर हर कुछ जो कुछ लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ, वो सब सवाल हैं, है ना। तो ये कि हम हेलाइड्स के केस में और ऑक्साइड के केस में स्टेबिलिटी को देख लेंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को हम ट्रेंड्स, मतलब क्या रहता है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, कौन किस में एग्जिस्ट करता है, कौन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी ने समझाए हुए हैं। सब कुछ तो हम नहीं बयां कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी ने जिस पे जोर दिया है वो चीजें मैं आपको समझा दूंगा, ताकि वहां से जब भी सवाल आएगा हेलाइड्स और ऑक्साइड से रिलेटेड, तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करें, उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने K2CR2O7 और KMNO4 पढ़ लिया है ना। लास्ट लेक्चर में हमने K2CR2O7 और KMNO4 क्या कर लिया बेटा, पढ़ लिया है। एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो मैंने छोड़ी है, इसीलिए जो है ना, यूं मान के चलो कि बड़े कॉन्फिडेंस में लिख रहा हूं कि इसको आप सिर्फ रीडिंग करिएगा। आपके पास बुक है, आप सिर्फ रीडिंग करिएगा। एक भी चीज नहीं छोड़ी है, एक एक चीज क्लियर कर दी है बेटा। तो आप कोई लाइन नहीं छोड़ी है मैंने, कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है, आप चेक करिएगा, कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है। इसीलिए ये सब कुछ, ये देखो, ये वाली रिएक्शन बता रखी है कि ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट में बदल जाएगा, क्योंकि मीडियम क्या हो गया बेटा, एसिडिक हो गया। सब कुछ बता रखा है, हर चीज बता रखी है। ठीक है, ये रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, डबल हो गया, इसको हटा देता हूं। देखो ये भी बता रखा है, ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, उससे आगे की लाइन है ये, क्रिस्टल आउट द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल, है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। पता है कि ये चेंज होते हैं पीएच की वजह से। ये वाला चेंजेस मैंने दोनों जो है हमने हमारे नोट्स में कर लिया है। आप सिर्फ रीडिंग लगा सकते हो, होमवर्क के तौर पे मैं वो रीडिंग लगाने के लिए दे रहा हूँ। होमवर्क के तौर पे मैं क्या दे रहा हूँ बेटा, वो रीडिंग लगाने के लिए दे रहा हूँ। फिर ये देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया जाता है, Na2Cr2O7 को नहीं किया जाता है, वो भी मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट हम पढ़ चुके हैं। क्रोमेट में जो भी स्ट्रक्चर है वो इस पे नेक्स्ट देखो ये दी हुई है, ये सारी स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्होंने डायरेक्ट रेजोनेंस बनाया है, यानी कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आप घबराना मत, ऐसे परेशान ना हो जाओ, है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सारी चीज पढ़ चुके हैं, एक भी चीज इसमें छूटी हुई नहीं है। ठीक है, एक भी चीज इसमें छूटी हुई नहीं है ना। और ये एसिडिक सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, हमको भी पता है कि अगर मीडियम एसिडिक कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, क्रोमियम+3 में बदल जाएगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, ये क्रोमियम+3 यहाँ आएगा। ठीक है भाई, क्रोमियम+3 में बदल जाएगा, ये लो। और इसके ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.33, यानी कि 6 से 3 में आना इसको पसंद है, 6 से 3 में आना इसको पसंद है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है भाई। बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम लोगे तो डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमियम+3 में जाएगा। और ढेर सारी रिएक्शन हमने कर ली है जिसमें डाइक्रोमेट को क्रोमियम+3 पर हम लेकर आए हैं, खूब सारी एफी, वो जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस देखी थी ना, वो इस तरह से चार्ट टाइप बना के, वो सब यही था। बाकी टेट्राहेड्रल है, CrO बॉन्ड एंगल 126 डिग्री है, सब कुछ करवा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है बेटा, ये रहा इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, सारी रिएक्शन कर ली, ये कर ली, ये कर ली, है ना, चेक कर लो, सारी कर ली, ये कर ली, ये कर ली। और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी बता दी होगी मैंने, ये देखो, ये आयरन, आयरन को +2 से +3 में ऑक्सीडाइज करता है, सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करें, इसको भी पूरा पढ़ चुके हैं कि ये कैसे बदलता है। MnO2 को बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करके पहले K2MnO4 बनाया जाता है, फिर MnO4 2- यानी K2MnO4 को एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट किया जाता है। तो वो किस में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है,
ये यहाँ एरो गायब है बेटा, एरो लगा देना, यहाँ पे एरो आएगा, यहाँ एरो आएगा, इस जगह एरो आएगा, वो गलती से नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये सब बता रखा है मैंने, कलर वलर सब बता दिए मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये देखो, ये पूरी रिएक्शन बता रखी है मैंने कि इस तरह से इनके में होगा, मैग्नेट आयन पे जाएगा। मैग्नेट आयन का हमने 3 तरीके पढ़े, उनमें से एक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने 3 तरीके एक साथ पढ़ लिए थे, उनमें से एक तरीका ये है। लेबोरेटरी के अंदर मैंने ये बता ही दिया है, लेबोरेटरी के अंदर ये कैसे होता है, तो ये ऐसे बनता है। किससे बनता है ये भी मैंने आपको अपने नोट्स में करवा दिया है पूरा, मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं छोड़ा, और आप चाहो तो पूरा रीडिंग लगा सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। ये क्या डार्क पर्पल होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है ना। द सॉल्ट इज नॉट वेरी इनसॉल्युबल, नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रही थर्मल डीकम्पोजिशन, ये हम कर चुके हैं, है ना, ये हम थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं। ये रहा देखो, थर्मल डीकम्पोजिशन हम कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इंटरेस्ट की है, एक तो इंटेंस कलर जो कि डायामैग्नेटिज्म होने के साथ साथ है, और वो रीजन है LMCT, है ना, क्या होगा उसका, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। रीजन क्या है इसमें, लिगेंड टू मेटल, कह रहा है डायामैग्नेटिज्म है फिर भी कलर है, तो वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, पर मैग्नेटिज्म की बात कर रहा है। और दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म है, ये वाला पॉइंट भी मैं लिखा चुका हूं, है ना। और कैन बी एक्सप्लेन बाय द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये वीक पैरामैग्नेटिज्म MOT से समझाया जाता है, विच इज बियॉन्ड द प्रेजेंट स्कोप। यानी कि ये कह रहा है कि भाई अभी नीट लेवल पे तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये एक चिमटी काट के निकल गया, फालतू की बात करके निकल गया, तो बोला ही क्यों, हमारे लिए तो डायामैग्नेटिज्म ही लिख देता, हम उसी से काम चला लेते। दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, है ना, और इनके स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ पॉइंट है वो मैं करवा चुका हूं, आप पढ़ के देख लेना, मैं भाग नहीं रहा हूं। ये वाले सारे, ये दोनों स्ट्रक्चर मैं करवा चुका हूं, दोनों की दोनों स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, किसकी ज्यादा है, इनफैक्ट वो तक भी बता दिया, जबकि इसमें तो इतना कुछ बता भी नहीं रखा है। फिर ये अपना ऑक्सीलेट हो गया, ये C2O4 माइनस, उसको ये ऑक्सीडाइज करके CO2 में ले जाता है, पढ़ चुके हैं। Fe2+ को Fe3+ में ले जाता है, NO2 माइनस को NO3 माइनस में ले जाता है, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है। ये सब ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हमने पढ़ ली थी बेटा परमैंगनेट की, ठीक है। और ये है, ये आपकी वो क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर वाली रिएक्शंस है, वैलेंसी फैक्टर वाली रिएक्शन है, फुल रिएक्शन वैलेंसी फैक्टर वाली रिएक्शन है, ये आप पढ़ लेते हो उसमें ना, ये आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, वही सब है ना। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस को एसिडिक मीडियम दिया, फिर और एसिडिक मीडियम दिया। जब एसिडिक मीडियम बढ़ा रहे हो तो ये ज़्यादा जल्दी जो है वो और जल्दी रिड्यूस हो रहा है, ये +4 में आया, यहाँ +2 में आ गया, तो मीडियम एसिडिक बढ़ाने पर इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है बेटा MnO4 माइनस की, वो दिखाया हुआ है इसको, है ना, ठीक है भाई। हाफ रिएक्शंस दिखाई हुई है, समझते हो आप तो, हाफ रिएक्शन वगैरह ये सब पढ़ चुके हो। वी कैन वेरी वेल सी दैट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्ले, हाँ ठीक है, हमको पता लग रहा है कि पहले में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, दूसरे वाली में ज्यादा है, तो ये किसी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस ज्यादा करेगी, ठीक है भाई। ये वैलेंसी फैक्टर वाला जो है चीजें हैं, वैलेंसी फैक्टर वाली है, एन फैक्टर जिसको आप बोलते हो ना, वो एन फैक्टर की बात लिखी हुई है बेटा, ये भी आप पढ़ सकते हो। फिर यहां से अपना वापस इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो सब रिडॉक्स का पार्ट है, ये हम कर चुके हैं, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कौन ऑक्सीडाइज करेगा, इनको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने उसको अच्छे से कर लिया है। और ये न्यूट्रल और फेंटली यानी कि कम, वीक बेसिक में, ये भी हम कर चुके हैं, क्लियर है। तो कुल मिला के यहां तक की चीजें तो हम कर चुके हैं, ओके। और इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चंस के लिए हमारे पास, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। MnO4 कैन नॉट बी डीकलराइज्ड बाय, सीधी बात है, जब MnO4, जब NO4 प्लस माइन, मतलब ये MnO4 जब Mn+2 में जाएगा तो कलरलेस होएगा, और इसको 2 में पहुंचाने के लिए इधर हमको रिड्यूसिंग एजेंट मांगता है बेटा, इधर हमको रिड्यूसिंग एजेंट मांगता है, इधर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हमको, वो ही ये काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट ही ये काम करेगा। अब इसमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो
FAS का मतलब होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। मोहर सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? FeSO4, है ना, NH4SO4 2, NH4SO4, NH4 2SO4 और डॉट 6H2O, मोहर सॉल्ट होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो मोहर सॉल्ट में वैसे तो नाम से भी पता चल रहा है Fe+2 में ही होगा, तो Fe+2 में ही है, तो ये तो +3 में जा सकता है, यानी कि कैन बी वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है? यस। HCl में Cl- है, ये Cl2 में जा सकता है। ये कैसा कहाँ जा सकता है? Cl2 में जा सकता है, यस, ये भी कर सकता है। सल्फर जो है वो +4 से +6 में जा सकता है, ये भी कर सकता है। ये महाराज तो पहले से, ये वही बात आ गई फिर से, दोनों अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हैं, कोई किसी को किसी से किसी को खतरा नहीं है, आप सेफ हैं यहां पर। जाइए, फर्स्ट हो गया। तो MnO4 कैन नॉट बी डीकलराइज बाय ये। इनफैक्ट डाइक्रोमेट कैन ऑल्सो भी, डाइक्रोमेट का भी कलर चेंज नहीं होता CO2 की प्रेजेंस में, पीछे वाली रिएक्शन बताई थी। छुट्टी छुट्टी मत करो, पहले से ही मुझे लग रहा है कि आज टाइम बहुत कम ही है। ये सवाल देखो, ये सेम सवाल, ये एनसीईआरटी का सवाल है और ये यूं का यूं अभी आगे आ जाएगा, नीट में पूछा हुआ है, तो मैंने वापस भी वो सवाल लिया है। क्या लिखा हुआ है? MnO4 2 यानी +6 से यहां आ गया +7, और और कहा है कि इस रिएक्शन के लिए इसको हटाना जरूरी है, रिमूवल, इसका रिमूवल करना है, क्योंकि अगर मीडियम बेसिक रहा तो वो फिर से उधर चला जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में मैग्नेट आयन स्टेबल होता है, थोड़ी देर पहले लिखा था। तो अगर रिएक्शन हुई और वहां पे OH- बने, बिल्कुल बनेंगे, तो रिएक्शन में अगर OH- बन गए, तो अगर इन OH- को रिमूव नहीं किया तो मीडियम बेसिक हो जाएगा, और मीडियम बेसिक हो जाएगा तो फिर से ये जो आपका पर मैग्नेट आयन है वो मैग्नेट आयन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा काम है कि हम इनको OH- को टाइम टू टाइम रिमूव करें। तो क्या ऐसा कुछ करें कि OH- जो है वो रिमूव हो जाए? मतलब हमको एक एसिडिक एजेंट चाहिए, ये बेसिक है, ये क्या है, ये मीडियम को बेसिक करेगा, तो हमको ऐसी चीज चाहिए जो मीडियम को एसिडिक करे, मीडियम की पीएच को कम करे, और जो प्रोडक्ट है उनके साथ छेड़छाड़ ना करे। बात को समझना, चाहिए तो हमको ऐसी चीज जो मीडियम का पीएच घटाए, यानी कि OH- को रिमूव करे, चाहिए तो ऐसा। तो सबको इतना पता तो हो ही गया कि इसमें से ये ऑप्शन तो काट ही सकते हो तुम, क्योंकि बेसिक को हटाने के लिए बेस की जरूरत तो नहीं है। दूसरा, यहां पे अभी आपने पीछे देखा कि SO2 जो है वो सल्फर +4 से +6 में जा सकता है, +4 से +6 में जा सकता है। तो इसका मतलब है ये जैसे ही अगर आप SO2 डालोगे, ये भी एसिडिक है, जैसे ही आप SO2 यूज करोगे, KMnO4 उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। मैंने कहा आपको वो एजेंट भेजना है जो इस प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ ना करे। आप ऐसे आदमी को भेजो जो अंदर जाके पंचायती ना करे इसके साथ और सिर्फ अपना काम करे। तो ये तो पंचायती करेगा क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल सकता है, ये भी पंचायती करेगा क्योंकि ये Cl2 में कन्वर्ट हो सकता है, ये पंचायती नहीं करेगा, ये कहीं नहीं करेगा, ये उतना का उतना ही रहेगा, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये मीडियम को एसिडिक भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि CO2 अगर आप मिला दोगे तो वहां पर आपका मीडियम जो है वो एसिडिक भी हो जाएगा बेटा, मीडियम जो है वो एसिडिक भी हो जाएगा, ये नहीं कर सकते, है ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सिर्फ CO2 बचेगा। समझ गए बात को? सवाल समझ में आया क्या? यस, डी एसिडिक भी है, हमारा काम भी करेगा, और इसके साथ जाकर पंचायती इसको नहीं छेड़ेगा। वरना ये जो अगर आप SO2 भेजोगे ना तो वो उसको बोलेगा, ऐ मैं 6 में जा रहा हूं, तो वो बोलेगा मैं 2 में जा रहा हूं, ये अपना अलग पंचायती शुरू करेंगे। अगर ये जाएगा ऊपर तो वो बोलेगा Cl-, ओए मैं Cl2 में जा रहा हूं, तो वो बोलेगा मैं +2 में जा रहा हूं। तो यार फिर तो तुम भेज किस चीज के लिए रहे हो और वो काम कुछ और कर रहे हैं। इसलिए ये जाएगा, मीडियम एसिडिक करेगा, इसके साथ चाय पी के आएगा, कुछ नहीं करेगा।
ठीक है बेटा, CO2 सिर्फ मीडियम को एसिडिक करेगा और वही हमको चाहिए। हमको इस प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड रखना है, तो ये प्रोडक्ट भी तो बनना चाहिए। तुम ऐसे लोगों को भेज दोगे वो इसके साथ खिलवाड़ करेंगे। थोड़ा मुश्किल लगा तुमको ये सवाल, इतना आसान बोलने के बाद भी? सीरियसली, जल्दी चैप्टर खत्म करो। हाँ, ये लैपटॉप बंद कर दे, बंद कर दे लैपटॉप। पिछले साल का वन शॉट देख ले, नीट यूजी 2013 में यही सेम सवाल पूछा है, देख ले। ये देख, देख तो आंसर कर देना इसका, ऑप्शंस तक नहीं बदले उस। ठीक है भाई, ये सेम सवाल पूछा है CO2, जानबूझ के रिपीट किया है मैंने, क्योंकि वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में और ये सीधा का सीधा उठ के आया हुआ है एज इट इज। इनऑर्गेनिक का वेटेज कम हो जाएगा? नहीं, सवाल उतने ही आएंगे, यही तो बात है। सब में से कटे हैं ना पेपर, तो सब में का सबका वेटेज बराबर ही रखेगा वो तो। यस, फॉर द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद FAS, FAS का मतलब बताओ, Fe कहां है? +2 में, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो यहां लिखा हुआ है KMnO4, मतलब ये कहां हुआ है? +7 में। तो होता क्या है कि मीडियम को एसिडिक करना पड़ता है, इस टाइट्रेशन के लिए मीडियम को एसिडिक करना पड़ता है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ मीडियम को एसिडिक करने के लिए कौन कौन सा एसिड ले सकते हो। देखो बेटा, अगर तुम Cl- लाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में, ये लाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Br2 में, ये लाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। इसका मतलब है हम इनका यूज नहीं कर सकते। ऐसे एसिड भेजोगे तो MnO4- सामने बैठा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप चाहते हो कि यहां पे आयरन जो है वो +3 में आए, आयरन जो है वो +3 में आए, मतलब आप चाह रहे हो कि ये इसको ऑक्सीडाइज करे। क्या कौन ऑक्सीडाइज करे? MnO4, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है वही आयरन को +2 से +3 में बदले। लेकिन आप अगर HCl, HBr और HI को भेजोगे एसिडिक करने के लिए, तो वो इस MnO4 के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, और वो छेड़छाड़ करेंगे तो ये मुंह देखता रह जाएगा। आपने जिन दो लोगों को बोला कि तुम करना आपस में, ठीक है, हम देखेंगे। अब तुम क्या कह रहे हो कि तुमने ऐसे एजेंट भेज दिए जो करके आ गए इसके साथ और ये देखता रह गया। ये बेचारा ये तो ऐसे ही रह गया, इसके तो नंबर ही नहीं आया, इसका तो नंबर ही नहीं आया, खत्म हो गया। HNO3 भेज दिया, लो NO3-, HNO3 भेज दिया, NO3-, ठीक है, +5 में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आयरन को बोलेगा चल बे चल, इसने आयरन को निपटा दिया। आपने सोचा चलो ये इसको निपटा रहे हैं, मैं HNO3 भेजता हूं, HNO3 ने इसको निपटा दिया आयरन को, फिर बात वही हो गई, अब ये देखता रह गया। अरे तो पॉइंट वही है ना भाई, मान लो इसको और इसको आपस में काम करना है तो इन दोनों को कोई नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन आपने ऊपर वाले भेजे 3, इसको छेड़ दिया, HNO3 भेजा, इस आयरन को छेड़ दिया। मैं मानता हूं कि +3 में चाहिए तुमको आयरन, अरे लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, हम टाइट्रेशन उन दोनों के बीच में करा रहे हैं, HNO3 के बीच में नहीं करा रहे हैं। जिसको जो काम दिया है वही करना है, इसीलिए दूसरा वाला भी हम नहीं यूज करेंगे। उसके बाद कंसंट्रेट H2SO4 यूज क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन नीचे लिखा हुआ है। आओ, कंसंट्रेट H2SO4 इसलिए यूज नहीं करेंगे कि कंसंट्रेट H2SO4 जो है वो क्या करेगा, H+ देगा, मानता हूं। क्या सर डाइल्यूट H2SO4 H+ नहीं देगा? वो भी देगा, ठीक है। तो सुनो, अब कंसंट्रेट H2SO4 जब H+ देगा तो पर मैग्निक एसिड बनेगा, बनेगा बेटा पर मैग्निक एसिड। अब क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, तो जैसे ही ये पर मैग्निक एसिड बनेगा उसमें से H2O निकाल देगा। यहां तक तो इसने बहुत शाना काम किया, मैं मानता हूं, यहां तक तो इसने बहुत शाना काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, करे H+ दिया, ओहो ठीक है बढ़िया। इसमें इसने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं बदली, आप सब खुश हो रहे हो, अरे वाह यार +7 है, +7 है, +7 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। आप ऐसे देख रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कुछ नहीं किया उसने, मैग्नीज को +7 में है, मैग्नीज को नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ा, यहां तक तुम बहुत खुश थे। फिर अचानक से बूम, विस्फोट हो गया। तुमने कहा भाई ये क्या हो गया? कह रहे कि भाई वो जो HMnO4 बना था ना,
वो दो HMnO4 और HMnO4, दो HMnO4 में से अगर आप एक H2O निकाल दोगे तो Mn2O7 विच इज ग्रीन ऑयली एक्सप्लोजिव कंपाउंड, कल बताया था ऑयली होता है, ग्रीन होता है, कोवेलेंट होता है, और आज इसके बारे में एक नई बात बता रहा हूं, एक्सप्लोजिव होता है। तो जैसे ही ये बना तब तक आप बहुत खुश थे, क्या बात है, काम हो गया हमारा। लेकिन थोड़ी देर बाद वाकई काम हो ही गया, बम, धमाका हो गया। क्यों? क्योंकि इसने H+ दिया, पर आप भूल गए कि ये शाना एक काम और करता है, इसको जहां भी पानी दिखता है सुखा देता है। आप भूल गए कि इसके पास दूसरी क्वालिटी भी है। अब इसने क्या किया, उन दोनों एसिड के मॉलिक्यूल्स में से पानी को सुखा दिया और Mn2O7 बना दिया और धाएं, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसलिए गलती से भी कंसंट्रेट H2SO4 यूज नहीं करना है, टेस्ट ट्यूब फट जाएगी। तो फिर बचा एक ही, और वो कौन सा, डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे बेटा? बेटा बेटा डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 सिर्फ H+ देगा, एंड इनफैक्ट छेड़खानी कर नहीं सकता, क्योंकि ये भी +6 में था, ये भी +6 में था, यानी कि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं छेड़ेगा। वही तुम चाहते हो, नहीं छेड़े, नहीं छेड़ेगा। तुम क्या चाहते हो, सिर्फ H+ दे, अगला पंचायती ना करें। इसने भी H+ दिया, लेकिन इसने आगे अलग तरह की पंचायती कर दी, इसलिए नहीं ले सकते। हाँ, इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ H+ देगा, और डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता बेटा। सवाल समझ में आया? जहर लो, ठीक है। HNO3 भी यूज नहीं कर सकते हम, HNO3 भी हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। लो, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रेट आयन पसंद करते हैं Fe+2 को Fe+3 में पहुंचाने के लिए, है ना। नाइट्रेट आयन पसंद करते हैं इस चीज को। चले आगे, ले भाई आजा। रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ ऑक्जेलेट इन एसिडिक मीडियम बिकम फास्टर। हमने पढ़ा कि जो C2O4 2 माइनस जो होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये पढ़ा हमने। और साथ में इधर जो Mn है ना, MnO4 माइनस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में। ये जो होता है ना, ये ऑटो कैटलिस्ट का काम है। ये रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, छोड़, नहीं पता है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, वो आंसर देख लेना। आंसर क्या है, ये रहा। Mn+2 जो है वो ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। शुरू में रिएक्शन धीरे होती है, लेकिन जो +2 बनता है रिएक्शन में, वो ऑटो कैटलिस्ट का काम करने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कभी भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा सर? सेम तो सवाल होगा और सेम आंसर होगा। आंसर क्या होगा सर? कि Mn2+ वर्क एज ऑटो कैटलिस्ट, दैट्स व्हाई द रिएक्शन रेट विल बी बिकम्स फास्टर आफ्टर सम टाइम, है ना। रिएक्शन जो रेट है वो थोड़ी देर के बाद तेज हो जाएगी। वही सवाल होगा, वही जवाब होगा, कुछ भी अलग नहीं है पूछेगा इसमें, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट। अगेन ऐसा एक चीज और देखो कि ई नॉट सेल ऑफ रिएक्शन KMnO4 ये दिखाता है ना। आप कभी भी देखना, MnO4 माइनस अगर H2O के साथ है, तो इस रिएक्शन का ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स इट कैन ऑक्सीडाइज H2O, इट कैन ऑक्सीडाइज H2O। ये पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और पानी को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है पानी को तोड़ ताड़ के उसका ऑक्सीजन निकाल सकता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है ऑक्सीजन को -2 से 0 में ले आए। कर सकता है ये काम, कर सकता है ये काम। लेकिन फिर भी हम KMnO4 को एनालिटिकल रिएजेंट यूज कर लेते हैं पानी के साथ। क्यों? जबकि आपको पता है कि KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर ऑल्सो। फिर भी हम पानी के साथ इसको एनालिटिकल रिएजेंट यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमको KMnO4 की एक कम आदत पता है कि उससे एकदम से नहीं होता, उससे धीरे से होता है, वो टाइम लगाता है। इतने में हम हमारा एक्सपेरिमेंट करके निकल लेते हैं। यानी KMnO4 को तेज करना नहीं आता, KMnO4 को धीरे धीरे करना आता है पानी के साथ। और जब धीरे धीरे करेगा तो टाइम लगाएगा, और जब टाइम लगाएगा इतने टाइम में हम अपना काम करके निकल जाएंगे। इसीलिए इस रिएक्शन की रेट बहुत स्लो होती है। नीचे लिखा हुआ है, द आंसर इज बिकॉज काइनेटिकली इट इज वेरी स्लो रिएक्शन। काइनेटिकली इट इज वेरी स्लो। थर्मोडायनेमिक्स बोलती है,
थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि KMnO4 कैन ऑक्सीडाइज H2O। थर्मोडायनेमिक्स ये भी बोलती है कि क्लोरीन कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज वाटर। बट काइनेटिक्स में अगर बात करोगे तो क्लोरीन भी स्लो रिएक्शन करता है पानी के साथ, इसलिए क्लोरीन को भी हम ये बोलते हैं कि ठीक है पानी के साथ ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, लेकिन पानी को वो भी ऑक्सीडाइज कर सकता है क्लोरीन भी। तो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स दोनों चीजें अलग चलती है। काइनेटिक्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे चलती है, और रेट ऑफ रिएक्शन कहती है कि ये बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन है। आप इसको यूज कर सकते हो एक साथ, मतलब ये जब तक सोचेंगे एक दूसरे के बारे में, जब तक सोचेंगे एक दूसरे के बारे में तब तक आपका काम हो जाएगा, आपका टाइट्रेशन या एक्सपेरिमेंट जो भी है हो जाएगा। ठीक है भाई, वो कह रहा है एक्सपेरिमेंट बता दो। अच्छा, तुझे क्या 5 साल में सेलेक्ट होना है क्या? बता दूंगा मैं तो, ये ले। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ड्रंकन ड्रिवन टेस्ट। देखो, पुलिस वाले कई बार जो है गाड़ी का कांच खुलवा के और बोलते हैं कि इसमें फूंक मारो। क्या बोलते हैं? कि इसको फूंक मारो। वो एक भूंगड़ा जैसा होता है, उस भूंगड़े, भूंगड़ा समझते हो, गोल गोल, है ना, भूंगड़े जैसा होता है, उसको बोलते हैं फूंक दो। क्या चेक करना चाहते हैं वो? कि कहीं तुमने, हाँ, शराब तो नहीं पी है। वो चेक करते हैं कि अगर तुमने शराब पी हुई होगी तो इसमें फूंक मारोगे, इसमें फूंक मारोगे तो फूंक के साथ C2H5OH जाएगा, है ना। फूंक के साथ फूंक 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 दे रे, फूंक दे रे फूंक, वो वाला। तो वो वाला फूंक नहीं, ये वाला फूंक। तो C2H5OH जो है वो आपकी फूंक के साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उनकी मशीन जो होती है वो इतना सा बड़ा एक होता है कुछ apparatus, उसमें ये भरा होता है K2Cr2O7, ये भरा होता है। जैसे ही फूंक दोगे कलर ऑरेंज होता है, जैसे ही फूंक दोगे इसका कुछ हिस्सा क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर वहां पर कलर नारंगी से हरा हुआ, अगर वहां कलर नारंगी से ग्रीन हो गया, इसका मतलब है वहां इथाइल अल्कोहल गया है फूंक में से। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये इस तरह से टेस्ट करते हैं। और अगर किसी की जो है थोड़ी थोड़ी ली हुई होती है, लिटिल लिटिल, तो यहाँ पे कलर जो है वो चेंज होता है, उससे पता लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हाँ ठीक है, आइए अब वो टॉपिक शुरू करेंगे हम जो दूसरा वाला हम पार्ट कह रहे थे ना, कि स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी, ट्रेंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी वाले जो फैक्टर हैं हेलाइड्स के और ऑक्साइड के, जो एनसीईआरटी की लाइन से ही हम पढ़ेंगे साथ के साथ, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगे वो साथ के साथ वहीं पर नोट करेंगे। तो बहुत ज्यादा लाइंस में एक एक लाइंस नहीं लेके आया हूं इस टॉपिक की बिना मतलब की, सिर्फ मतलब की लाइंस लाया हूं, बस वो देख लेंगे हम। सिर्फ काम काम की लाइंस लेकर आया हूं। ठीक है, तो इस टॉपिक को, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में तो हमने एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ लाइन लिखी थी उसको लेक्चर नंबर 2 में देखा था, है ना। और उसके जस्ट आगे जो है एक टॉपिक दिया हुआ है कि ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, इसको लेकर कुछ बातें एनसीईआरटी ने की हुई है। दो चीजों के लिए की हुई है उन्होंने। पहला, इन केस ऑफ हैलाइड्स एंड इन केस ऑफ ऑक्साइड्स। तो पहले हम हैलाइड्स की बात करेंगे। हैलाइड्स का मतलब पता ही है आपको, हैलोजन वाला केस। ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड वाला केस। देखो, ये एक टेबल दी हुई है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि क्या करें सर, ये सब कुछ याद करना है। देख बेटा, इसमें याद नहीं करना है, कुछ यूनिक यूनिक चीजें हैं उनको पकड़ना है। एक्स का मतलब इनके यहाँ पे फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक सारे हैं एक्स। अगर कहीं पे X1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन तक है, मतलब आयोडीन उसमें नहीं है। X2 का मतलब है फ्लोरीन और क्लोरीन है, मतलब ब्रोमीन और आयोडीन नहीं है। और X3 का मतलब है क्लोरीन से लेके आयोडीन है, मतलब X3 का मतलब क्या है? कि फ्लोरीन नहीं है। X3 का मतलब क्या है? फ्लोरीन नहीं है। X3 का मतलब फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब। अब आप जरा एक चीज नोट करो, यहाँ TiX23 लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये कह रहा है कि TiCl2 एग्जिस्ट करता है, TiBr2 एग्जिस्ट करता है, TiI2 एग्जिस्ट करता है, बट TiF2 एग्जिस्ट नहीं करता है। उन्होंने ऐसा बोल दिया।
उसके बाद TiX3, TiX3 का मतलब है, अब ये +3 में टाइटेनियम X3 बोला, X3 बोला मतलब फ्लोरीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन +3 में सब एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा TiX4 यानी कि ये भी सारे एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जहां जहां पे आप X देख रहे हो, X का मतलब है सारे हेलोजन के साथ एग्जिस्ट करेगा, फ्लोरीन 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 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये देखो, ये चीज नजर आ गई आपको। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आप देखो, ये चीजें आपको क्या नोट करनी है कि जैसे इसमें क्या नोट करने वाला है कि क्रोमियम का 5 और क्रोमियम का 6 सिर्फ फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करता है। ये देखने वाली बात है। तो स्टार क्या करना है, स्टार मार्क इसको करो कि इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करती है। ठीक है भाई। ये भी आप नोट करो कि मैग्नीज भी 3 और 4 में सिर्फ फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करता है। हाँ, मैग्नीज का +2 है वो सबके साथ एग्जिस्ट करेगा। आयरन जो है उसका +2 सबके साथ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसका +3 जो है वो आयोडीन के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखो, ठीक है, आयोडीन के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ, Fe(I3) एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि Fe3+ और I- जो है वो क्या कर देगा, उसको Fe2+ कर में कन्वर्ट कर देगा। है ना? तो इसीलिए अब आप खुद देखो, F से लेके Br तक ये एग्जिस्ट नहीं करता। सेम चीज है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे Ni के लिए भी दिखा हुआ है सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है। जिंक के लिए भी सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें भी कोई पूछने वाली बात नहीं है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कॉपर का +1 जो है वो X3 दिया हुआ है। इसका मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो इसमें +1 मिलेंगे। आप देखो, कॉपर का +1 जो है वो फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। X3 का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली कॉपर के +2 की अगर बात करें तो किसके साथ एग्जिस्टेंस है और किसके साथ नहीं है? तो कॉपर का +2 X2 है, मतलब कि फ्लोरीन है और क्लोरीन है। यानी कि कॉपर का +2 जो है वो CuBr2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और CuCl2 भी CuF2 एग्जिस्ट करेगा, CuCl2 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन CuBr2 और Cui2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कॉपर का +2 F- और Cl- के साथ एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यही है, ये सेकंड वाला, ये देख लो, ये दिख गया आपको। तो ये कुछ बातें हैं। अब आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के अपने पास अलग से लिख सकते हो, जिन पर मैंने राउंड राउंड लगा दिया, वो देख लेना। कॉपर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना, कॉपर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयरन का भी थोड़ा सा देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना? और बाकी एज सच ये जैसे हाईएस्ट कोवेलेंट है, तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम में +5 है, क्रोमियम में +6 है, लेकिन फ्लोरीन के साथ मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन सिर्फ +4 तक जा पाती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि मैंगनीज सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था +7। पॉइंट वो नहीं है कि वो दिखा रहा था, वो किसके साथ दिखा रहा था, ये देखो, फ्लोरीन के साथ। सिंपल हैलाइड्स बोलते हैं इसको। तो लिखा हुआ है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, देख लो, क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है, क्योंकि नीचे इन्होंने वापस वो बात लिखी है, आपका ध्यान भटकाया है, आपका ध्यान इधर की तरफ लेकर आया है ये, और कह रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन TiX4 टेट्राहेलाइड्स VF5 एंड CrF6। बेसिकली इसने ये बोला कि टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5 और टॉप, क्या वो कहते हैं ना कि हाईएस्ट के टॉप बता दो। तो हाईएस्ट के टॉप मतलब एक तो +6 सबसे टॉप वाला, उसके बाद सबसे कम प्लस, उसके बाद सेकंड नंबर पे +5 आ रहा है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे +4 आ रहा है। तो आपसे पूछे कि हाईएस्ट HOS मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की टॉप 3 बताइए, तो फर्स्ट नंबर +6, सेकंड नंबर +5 और थर्ड नंबर +4। तो इन्होंने इन तीनों की बात करी है कि इन्होंने कहा कि 4, 5, 6 को हम इस सेगमेंट का हाई मान लेते हैं, और 2, 3 को हम लो मान लेते हैं। तो ये 2, 3 वाले को लो मान लिया, 4, 5, 6 को इन्होंने हाई मान लिया, और बोल दिया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन, जैसे +4 की बात करो तो टाइटेनियम में हाईएस्ट +4 होता है, वेनेडियम में +5 होता है, एंड CrF6 जो है वो यहाँ होता है। ठीक है बेटा।
फिर एक बात लिखी कि मैग्नीज के लिए +7 तक हम, हेलाइड के केस में हम +7 पहुंच ही नहीं पा रहे, किसी भी नहीं। मैग्नीज से उम्मीद थी क्योंकि वही जा सकता है, लेकिन हेलाइड के साथ नहीं जा सकता। लिखा है द +7 स्टेट फॉर द मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सिंपल हेलाइड्स। सिंपल हेलाइड में नहीं जा सकता ये। सिंपल हेलाइड में मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? तो यहां याद रखना बेटा, ये MnF2 हो सकता है क्या? यस। MnF3 हो सकता है क्या बेटा? ये लो MnF3। MnF4 हो सकता है? यस। लेकिन MnF5 नहीं हो सकता। MnF7, MN MnF6 नहीं हो सकता। MnF7 नहीं हो सकता। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अभी आगे रीजन जानेंगे क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आप खुद सोचो, सिंपल हैलाइड में नहीं है, लेकिन मैंगनीज अगर ऑक्सो हैलाइड की फॉर्म में आ जाए, मतलब हेलोजन भी हो ऑक्सीजन भी हो, मिक्स वाला, हम अभी सिर्फ हैलाइड की बात करें बेटा, ये वाला कंपाउंड ऑक्सो हैलाइड है। तो इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की एंट्री होने पर मैंगनीज अपना +7 दिखा सकता है, बट सिंपल हैलाइड्स के साथ नहीं दिखा सकता। अभी जो ऊपर टेबल बनी हुई है वो किसकी है बेटा? सिंपल हैलाइड्स की है। तो यहां तक चीज क्लियर है। आगे देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ ये पॉसिबल क्यों हो पाता है, थोड़ी देर बाद आपको समझा देंगे। MnO3F, आप इसको भी ध्यान रख लो, ठीक है भाई। एंड अगली बार, दूसरी बात कह रहा है कि एंड द बियॉन्ड द Mn के बाद नो मेटल हैज ट्राई हेलाइड एक्सेप्ट Fe(x3) एंड COF3। कहा कि इससे पहले सब ट्राई हेलाइड बना रहे हैं। लाइक देखो, टाइटेनियम का ट्राई हेलाइड है, वेनेडियम का ट्राई हेलाइड है, क्रोमियम का ट्राई हेलाइड है, मैंगनीज का भी ट्राई हेलाइड है, लेकिन मैंगनीज के बाद कोई भी ट्राई हेलाइड नहीं है। मैंगनीज के बाद कोई भी ट्राई हेलाइड नहीं है। सिर्फ दो हैं, कौन से? आयरन, उसमें भी अगर आप आयोडीन वाला हटा दो तो सिर्फ क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन वाले हैं, और एक कोबाल्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्राई हेलाइड नहीं है, यहाँ पे कोई ट्राई हेलाइड नहीं है, यहाँ पे कोई ट्राई हेलाइड नहीं। तो यहां से एक सवाल बन के निकल के आएगा कि वो एक स्टेटमेंट बना सकता है कि इनमें से कौन से एलिमेंट का ट्राई हेलाइड नहीं एग्जिस्ट करता। यहां से वो एक सवाल बना सकता है। यहां से क्या सवाल बना सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक 3D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक कैन नॉट मैक ट्राई हेलाइड, कैन नॉट फॉर्म ट्राई हेलाइड, या इनमें से किसका ट्राई हेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता? तो बेटा एक हो गया Ni, एक हो गया Cu, एक हो गया Zn, ठीक है। इनमें कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है कि किसका ट्राई हेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से सवाल बनाना है, ठीक है बेटा। तो इनकी लाइन से सवाल ऐसे बन सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? Fe बनाता है ट्राई हेलाइड COF3, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैंगनीज के बाद सिर्फ अगले दो ही हैं जो ट्राई हेलाइड है, अदरवाइज बाकी कोई ट्राई हेलाइड नहीं बनाएगा। चलो, जैसे आपको सवाल बना के दे देते हैं एक तो। ये क्वेश्चन बना दिया इस तरह से। पहला, आयरन लिख दिया। दूसरा, यहाँ पे टाइटेनियम लिख दिया। तीसरा, यहाँ लिख दिया Ni। और चौथा यहाँ पे लिख दिया क्या? क्रोमियम। तो अब आपको उस लाइन से एक सवाल आ जाएगा, पीछे वाली एक लाइन से सवाल आ जाएगा। कौन सी लाइन से? ये देखो, बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज अ ट्राई हेलाइड एक्सेप्ट, मतलब ये Fe भी है और CO भी है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कोबाल्ट के बाद कोई ट्राई हेलाइड नहीं बनाता। पता नहीं इन्होंने आयरन और इसको अलग क्यों किया, क्या मजा आया इनको, मुझे नहीं समझ आया, है ना। तो ट्राई हेलाइड में कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से स्पेसिफिक हो। हम ट्राई हेलाइड बोल रहे हैं, मतलब +3 के अंदर कोई सा भी हेलोजन, टाइटेनियम बनाता है, वेनेडियम बनाता है, क्रोमियम बनाता है, मैग्नीज बनाता है, आयरन बनाता है, कोबाल्ट बनाता है। इन्होंने जो लाइन लिखी है
वो लाइन अगर ऐसे की ऐसी उठ के आती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप इसको सीधा से समझ सकते हो कि कोबाल्ट के बाद तो कोई नहीं बनाता। तो निकल कॉपर जिंक जो है वो ट्राई हैलाइड नहीं बनाते। ये हम एनसीईआरटी की बात करते कि NiCuNZn, है ना, डू नॉट फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है लास्ट के तीन निकल कॉपर जिंक ट्राई हैलाइड्स नहीं बनाते। ठीक है बेटा, चलो ये लो एक सवाल, इस ऐसे सवाल बनते हैं। फिर आता है द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू इधर हायर लैटिस एनर्जी और हायर बॉन्ड एंथैल्पी। ये कह रहा है कि दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं भाई, है ना। अगर कंपाउंड आयनिक है ना, इफ कंपाउंड इज आयनिक, और दूसरा केस है इफ कंपाउंड इज कोवेलेंट। कोवेलेंट में जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किससे देखी जाती है, बॉन्ड एनर्जी से देखी जाती है। आयनिक के अंदर जो कंपाउंड की स्ट्रेंथ है वो किससे देखी जाती है, वो आयंस के बीच अट्रैक्शन से देखी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। कोवेलेंट का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देखी जाएगी। तो इसने ये बात लिखी हुई है कि फ्लोरीन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करता है ना। फ्लोरीन जो है वो द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द इधर इन हायर लैटिस एनर्जी। अगर कंपाउंड आयनिक है और फिर फ्लोरीन है तो हम ये बोलेंगे कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से फ्लोरीन स्टेबल है। क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्या है बेटा, छोटी है। छोटी साइज की वजह से अगर आयन छोटा होगा, साइज कम होगी, आर कम होगा, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो ये कह रहा है कि अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो उसमें फिर हम क्यों कैसे बोलेंगे कि फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई कंपाउंड लाइक COF3 आयनिक है ना, तो इसमें हम इसकी स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कोबाल्ट और फ्लोरीन के बीच की लैटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और अगर कंपाउंड कोवेलेंट है, जैसे कि ये हो गया VF5 और CrF6, ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गए, इनके अंदर फ्लोरीन किस तरह से एग्जिस्ट करवा रहा है, क्योंकि सॉरी इनके अंदर फ्लोरीन किस तरह से स्टेबल कर रहा है कि क्रोमियम और फ्लोरीन CrF6, क्रोमियम और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इसने ये कहा कि अगर कंपाउंड आयनिक है तो हम ये बोल देंगे कि फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से लैटिस एनर्जी क्या निकल के आती है, ज्यादा। अगर कंपाउंड कोवेलेंट है तो फ्लोरीन का बॉन्ड जो है इनके साथ स्ट्रॉन्ग बनता है, अगेन है तो फैक्टर वो भी साइज वाला ही, छोटी साइज है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो यहां तो है इनका VF, इसके लिए तो ये कह रहा है VF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और इसके लिए भी कह रहा है ये CrF जो है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऊपर COF3 में कह रहा है कि कोबाल्ट +3 और F- के बीच की जो लैटिस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि वो कंपाउंड आयनिक है तो वहां पे बॉन्ड एनर्जी की बात नहीं करेंगे, लैटिस एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दो तरह की चीजें इन्होंने लिखी है। सर इस वाले पैराग्राफ में से कैसा सवाल आ सकता है, देखो यार इस वाले पैराग्राफ में से ज्यादा वो यही पूछ सकता है ना, कि फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करना जानता है। तो इस वाले पैराग्राफ से मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई आपको कंपाउंड टू कंपाउंड जाकर सवाल पूछेगा, तो इसकी फिक्र नहीं करो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पिछले वाला था। अगला आ जाओ, ऑल्दो V+5 इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई VF5। ठीक है, ने कहा कि वेनेडियम का +5 जो है वो केवल फ्लोरीन के साथ ही एग्जिस्ट करता है। हमने ये देखा है टेबल के अंदर कि +5 में उन्होंने सिर्फ फ्लोरीन लगा रखा है, यानी ये कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसके बारे में भी उन्होंने नीचे पीछे एक पैराग्राफ लिख दिया। तो ये कह रहा है कि ऑल्दो V+5 इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई VF5, द अदर हेलाइड्स हाउएवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सो हेलाइड्स। कहा कि 5 वाले बाकी के जो हेलाइड्स हैं वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे VF5, इसको इसका मतलब ये समझो बेटा, इसका मतलब ये समझो, ये कहा हुआ है VF5, VF5 ये क्या करता है, ये स्टेबल है, इस
मैं हर पैराग्राफ के नीचे अपनी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं। और अगर हम बात करें VCl5, VBr5, या इसको ऐसे लिख दें VX5, जहां पे X जो है वो VX5, मेरे बात का मतलब समझ लेना, मेरे लिए यहाँ पे X का मतलब है Cl, Br और I। मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ लेना, उस पीछे X का मतलब मत समझ आना, मेरे X का मतलब यहाँ पे ऐसा है। ये क्या करेगा, ये डिकम्पोज होगा, ये अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। तभी तो लिखा है कि V+5 ओनली VF5 एग्जिस्ट करता है। अब वो अनस्टेबल है तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाता है ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। क्या हो जाता है बेटा, टूट जाता है ये VX5 टूट जाता है। कैसे टूटता है, ऐसे टूट जाता है ना, लिखा हुआ है अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, है ना, मतलब H2O हाइड्रोलाइसिस होगा इसका। और जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये VOX3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी भी देखो यहाँ पे भी +5 है और यहाँ पे भी +5 है। जनरली हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती, ये VOX3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सो हैलाइड। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर यहाँ X की जगह क्लोरीन ले लूं तो ये बन जाएगा VOCl3। अगर मैं Br ले लूं तो बन जाएगा VOBr3। अगर मैं I ले लूं तो बन जाएगा VOI3। ये सिंपल है। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स इज देयर इन स्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। एक कह रहा है कि फ्लोरीन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है ना, कम को अभी पीछे वाली स्लाइड पे पढ़ा ही था। कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करना जानता है। फिर वो बात और ये बात सेम है, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को हायर स्टेबल करना जानता है, अगर वो HOS को स्टेबल करना जानता है, इसका मतलब है LOS को स्टेबल नहीं करना आता उसको, यानी कि फ्लोरीन अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बात एक ही है, उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है कि फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करता है, और यहाँ लिखा हुआ है फ्लोरीन जो है यानी कि फ्लोराइड जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं। एक ही बात है बेटा, तो लिखा हुआ है इनस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। VX2 में सिर्फ Cl, Br और I होगा, है ना। VF2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, VF2 एग्जिस्ट नहीं करेगा ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है। और हमने यहाँ टेबल में देखा भी है कि वेनेडियम का +2, हालांकि इन्होंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है ना, इन्होंने इनके +2 में Cl कहाँ गया, FCl ना, और ये है Cl2I। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, इसको आप 3 कर सकते हो, अब ये सही हो जाएगा। Cl, Br, I, VX2 एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि टेबल और ये लाइन दोनों जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी एक दूसरे को। ने कहा VX2 में सिर्फ Cl, Br, I होगा, तो हमने VF2 नहीं माना, और उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग Cl, Br, I जो है वो X3 होना चाहिए, क्लोरीन अगर नहीं है तो। ठीक है बेटा, समझ गए, क्लियर है। देखो ये है ऐसा ही है, मुझे पता है तुमको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, जानता हूं मैं ये चीज। सेम अप्लाइज टू CuX, सेम चीज है, उन्होंने भी यही बोला। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, लास्ट लाइन क्या बोली है इन्होंने, क्लोरीन को लो ऑक्सीडेशन में स्टेबिलिटी की बात करी है। तो सेम अप्लाइज टू CuX। ऑन द अदर हैंड ऑल Cu+2 हेलाइड्स, है ना, ये Cu+2 हेलाइड्स हैं, Cui मत पढ़ लेना भाई, ये Cu+2 की बात कर रहा है। Cu+2 halides are known except the iodide, in this case Cu+2 oxidize to I- to I2। ये हमने पढ़ ही लिया है, ये हमने पढ़ लिया कि जैसे Cu का +2 है ना, तो Cu का +2 है, मतलब अगर मैं ये लिख दूं Cux2 अगर लिख दूं बेटा, है ना, Cux2 अगर लिख दूं, तो यहाँ पे जो X है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होगा, F होगा, Cl होगा और Br होगा, आयोडीन यहाँ पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना,
है ना। तो इसका मतलब है CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता। तो क्या एग्जिस्ट करता है? तो कॉपर का जो +2 है वो I- के साथ उसको कॉपर के +1 में पहुंचा देता है ना। तो इस वजह से Cu2I2 एग्जिस्ट करता है। क्या Cui एग्जिस्ट करेगा? यस। क्या Cu2I2 एग्जिस्ट करेगा? यस। कॉपर का +1, ये लो, ठीक है बेटा, ये लो। आप समझ गए इस लाइन का मतलब? हाउ एवर मेनी कॉपर प्लस कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब ये कहा है कि भैया, पहली लाइन तो इन्होंने ये समझाई है कि आयोडीन के साथ ये +2 में नहीं रहेगा, +1 में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने नीचे वापस बोला है कि कॉपर का +1 एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक चीज हमारे समझ में आई कि कॉपर +1 इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम, ठीक है। और रीजन है डिस्प्रपोर्शनेशन। कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन? कि कॉपर +1 और कॉपर +1, है ना, एक्वस में मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है। तो ये क्या करेंगे? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे, मतलब +1 से 0 और +2 दोनों बन जाएंगे। तो एक बन जाएगा कॉपर और एक बन जाएगा कॉपर 2+। ये कैच 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 खेलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक 0 बन जाएगा और एक जो है वो +2 बन जाएगा। ये देगा तो ये +2 बन जाएगा, वो खाएगा तो वो 0 बन जाएगा। तो दो तरह की स्पीसीज हमारे पास आती है। फिर इसने कहा है कि क्यों कॉपर +2 का एक्वस कॉपर +2 एक्वस में ज्यादा स्टेबल होता है ना। कॉपर +1, ये ध्यान रखना, कॉपर +1 इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम, इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम, है ना। या इसके लिए लिख देना कॉपर +2 is more stable in aqueous medium as compared to copper +1। रीजन पूछेगा, सॉरी, copper +1 रीजन पूछेगा आपसे, तो लिखा हुआ है देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ copper +2 aqueous medium rather than copper +1 aqueous is due to the much more negative hydration energy of copper +2 aqueous than copper +1 which is more than compensate for the second। अब आप समझो इस बात को, ये वाला पॉइंट आपने समझा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहली बात, हमने कॉपर जो है, कॉपर सॉलिड से कॉपर पहले गैस बनाया, ठीक है। तो सब्लिमेशन एनर्जी नाम की कोई चीज आई होगी विच इज एंडो। उसके बाद हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये कॉपर +1 बना विच इज नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी 1, और ये भी क्या होगी आपकी एंडो। अब ये क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन ले चुका है ना, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? D10 कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स वाई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो IE2 जो है वो वेरी हाई आएगी, और वो भी क्या होगी? एंडो। तो आप इस अभी तक की कहानी समझो, अभी जो है वो एक्वस मीडियम पिक्चर में नहीं है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आपको अभी एक्वस मीडियम में नहीं, नॉर्मली सोचना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ वापस सुनो। मैं आपसे बोलूं कि नॉर्मली अगर आपको सोचना है कि कौन सा स्टेबल है, तो आप क्या आंसर करोगे? नॉर्मली आप सोचो, नॉर्मली आपको लगेगा क्या कि ठीक है सर, कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक के बाद तो सर वो D10 कॉन्फ़िगरेशन बचता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन बचता है तो सर, क्योंकि यहाँ तो 4s1 था, ये 3D10 था, 4s1 था, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब D10 बचा, ये सिर्फ 3D10। तो ये वेरी हाई एंडोथर्मिक क्यों होती है? क्योंकि आपने D10 में से, तो ऑब्वियस सी बात है, इस आयोनाइजेशन एनर्जी में और इसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा गैप आएगा। क्यों? क्योंकि वो अचानक से स्टेबल हो गया है, और अब आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो। तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गैप आएगा। वो गैप आएगा तो फिर ये मना करेगा कि भैया ठीक है, मेरे को +1 में ही रहने दो, मैं मतलब ठीक हूँ, है ना, इतना छेड़छाड़ी करके मेरे से आप +2 मत बनाइए। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि सुनो, सिर्फ कहानी +2 तक जाने की नहीं है, हम तुमको पानी देंगे। क्या बोला? हम तुमको पानी देंगे, तुम्हारा हाइड्रेशन करवाएंगे। क्या बोला? हाइड्रेशन। जब आपने इसको बोला कि भैया पानी में करना है, क्या बोला? कि हम तेरे को पानी में फेंकेंगे, तो पानी में फेंकेंगे और सोच तेरे पे +2 चार्ज होगा,
तो तेरे पास पानी कितना ज्यादा आएगा। कॉपर खुश हो गया इस बात को सुन के, कह रहा हाँ यार, अगर मेरे पास +2 होगा तो मेरे पास हाइड्रेशन ज्यादा होंगे, मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा, और अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करूंगा, मतलब जो खर्चा मेरा यहाँ लग रहा है मुझे मुनाफे के तौर पे यहाँ से मिल सकता है हाइड्रेशन, और वो कैसा होता है, एक्सो। बस यही हुआ कि जब ये कॉपर +2 हाइड्रेशन में गया, तो कॉपर +2 का हाइड्रेशन जब हुआ तो वो एक्वस में हुआ और वो स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने का कारण था, रीजन होगा हाई हाइड्रेशन, हाई नेगेटिव या एक्सो बोल दो, हाइड्रेशन एनर्जी। इट्स सिंपल। खर्चा लगा, खर्चा लगा, बहुत खर्चा लगा, इसीलिए इस वाले पार्ट को बेचारा ये अब तक स्किप कर रहा था। लेकिन बात जब पानी की आई, आपने कहा रुको मीडियम एक्वस है, तो इसने कहा ठीक है निकाल दे, फिर तो खूब पानी चिपकाऊंगा। तो +2 में कॉपर की स्टेबिलिटी का कारण होता है बेटा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, यही समझाया हुआ है। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 एक्वस रादर देन कॉपर प्लस एक्वस इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर +2 एक्वस देन कॉपर +1, है ना, विच मोर देन कंपनसेट्स फॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cu। कहा कि भाई ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिलीज होती है इसकी तुलना में, मतलब अगर यहाँ पे तुम्हारे 50 रुपए लग रहे थे, जिसकी वजह से पहले तुम घबरा रहे थे कि 50 रुपए बहुत खर्चा होगा भैया, लेकिन इधर से 200 रुपए आपको मिल गए, तो आपको 50 लगाने के बाद अगर 200 मिल रहे हैं तो 150 रुपए का फायदा तो अभी भी हो रहा है बेटा। तो वही कह रहा है कि वो उसको कंपनसेट कर देता है ना, इसीलिए वो एक्वस मीडियम की जब बात आती है तो ये +2 तक चला जाता है। दैट्स वाई द +2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +1 इन कॉपर। बात समझ में आई। फिर एक कोई स्लाइड मेरे पास रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ, कॉपर से रिलेटेड चीज है, एनसीईआरटी में तो नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लो, ये चीज हम कर ही चुके हैं, एक्वस मीडियम में ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, रीजन रीजन नीचे लिखा हुआ है, ये रीजन है हाइड्रेशन ज्यादा, रिलीज एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये अब हमारा हो गया। फिर अगर बात करें नॉर्मली कॉपर की बात हम करें, नॉर्मली कॉपर की बात करें तो ये देखो, सबकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाने का ठेका किसका है, I- का है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये देखो कॉपर, ये हमने लिख ही दिया, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो +4 में आयोडीन के साथ नहीं रह सकता। +2 ये एक्स्ट्रा दे दिए मैंने, थेलियम और लेड वाले एक्स्ट्रा है। 11th क्लास का अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है तो चीज याद आ जाएगी। आयरन का ये भी देखो, अभी पीछे पड़ा था, FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब Fe+3 जब भी I- के सामने जाएगा वो वैसे भी FeI2 बन जाएगा। तो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो कि FeI3 एग्जिस्ट करेगा, नहीं, आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है FeI2 एग्जिस्ट करेगा, तो यस, ऐसे ये इसका मतलब ये है। तो TlI3 TlI है ना, और CuI2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, CuI एग्जिस्ट करेगा, ये भी +1 में है तो ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये इस तरह से बेसिकली I- जो है वो अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना चाहता है, और इसका उल्टा होता है, इसके सबसे ऊपर वाला F- वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना चाहता है। तो ये बातें थोड़ी सी घुमा फिरा के यूं ही है ना, कि F- का काम है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करना, I- का काम है LOS को स्टेबल करना। तो ये सब चीजें इस तरह से समझाई गई हैं। चलो, अब ये तो हो गई हैलाइड्स वाली बातें, अब आ जाते हैं ऑक्साइड्स पे। खत्म, अभी दर्द हुआ नहीं है, ऑक्साइड्स की बातें भी कर लेते हैं बेटा, आइए। हम्म, ये रही ऑक्साइड, टेबल को अच्छे से देख लो। जो गौर करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि स्कैंडियम का +2 नहीं है, स्कैंडियम एग्जिस्ट ओनली इन +3, हमने पहले ही लिख दिया। स्कैंडियम और जिंक ही एक ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। निकल को लेके कंट्रोवर्सी चलती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी Ni का +4 नहीं दिखाया जाता है, बट निकल +4 में भी एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन उसको ये काम करवा सकता है, बट ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं देखेंगे। चलिए, अब दिख रहे हैं आपको सारे कुछ, ये दिख रहे हैं सबको, ठीक है। यहाँ मैंगनीज से जो तुम उम्मीद कर रहे हो वो हो गई।
क्योंकि तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा मैंगनीज की ही देखी थी सेकंड नंबर लेक्चर में, जो हमारा दूसरा लेक्चर था। और तुम उम्मीद भी कर रहे थे कि ठीक है यार, जब इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम +7 देख रहे हैं तो क्यों ना इसका कंपाउंड +7 में, अभी तक तो हमको केवल सिंपल हैलाइड्स के साथ तो नहीं दिखा। ऑक्सीजन वो ये काम कर गया, ऑक्सीजन मैंगनीज को देखो +7 तक पहुंचा चुका है बेटा। मतलब ऑक्सीजन के साथ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके जा रहा है +7 तक, चला गया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ये सब ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं। एक और आपका ध्यान जो है मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां से लेके देखना बेटा, अगर आप TiO, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मतलब एक भी नहीं छूटा, एक छूटा है, और वो क्या है? SCO। और मैं उस SCO को लिखते ही उसके ऊपर क्रॉस लगा देता हूं कि एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि ये सब के सब किस टाइप के ऑक्साइड है? ये सब के सब किस टाइप के हैं? एमो टाइप के ऑक्साइड। स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सब एमो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट स्कैंडियम। ऑल मेटल्स ऑफ 3D सीरीज फॉर्म MO टाइप, मतलब एक मेटल एक ऑक्सीजन, ऐसे TiO, VO, CrO, MO टाइप ऑक्साइड्स विच आर आयोनिक इन नेचर। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है ना, एनसीईआरटी में कहीं तो लिखी हुई ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये चीज। SCO तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब गलत मत समझ लेना, बहुत सारे टीचर्स भी इसका मतलब गलत समझ लेते हैं। वो ये समझते हैं कि SCO जो है वो कोवेलेंट होगा, नहीं नहीं, SCO तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, छोड़ो। बाकी जो है वो आयनिक है, बाकी जितने भी हैं वो आयनिक हैं। रीजन, सब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, केटायन पर चार्ज कम होगा, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2, यानी कि चार्ज कम, और केटायन पर चार्ज कम यानी कि फजान रूल का उल्टा, यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। ओके बेटा, ठीक है। इसके बारे में और क्या क्या बात लिखी हुई है, अब आ जाइए आगे। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ऑक्साइड्स। कहता है कि ऑक्साइड के अंदर आपने एक चीज देखी कि ऑक्सीजन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर रहा है फ्लोरीन से भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन मैंगनीज को +7 तक नहीं ले जा पा रहा था, लेकिन ऑक्सीजन ले जा पा रहा है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स, है ना। अब ये इन्होंने एक कोइंसिडेंस की बात करी है कि ये एक कोइंसिडेंस है कि ग्रुप नंबर के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है। तो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक वो ये दिखा रहा है कि जैसे कोइंसिडेंस है, कोई लॉजिक नहीं है, वो खुद भी बोल रहा है कि कोई लॉजिक नहीं है, कोइंसिडेंस है कि इसका ग्रुप नंबर +3 है तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +3, इसका ग्रुप नंबर 4 है तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +4, इसका 5 है तो इसकी +5, इसका 6 है तो इसकी +6, और इसका 7 है तो इसका +7। तो वो कह रहा है ये कोइंसिडेंस है कि तीसरे से लेके 7वें तक का जो ग्रुप है, तो ग्रुप नंबर जितना है उतनी उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि अभी हम ऑक्साइड ही पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो ऑक्सीजन के साथ है। आगे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप 8 देख के यहाँ पे +8 देख रहे हो, +9 +10, ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि मैंगनीज तक, है ना, विच इज, अगर हम कंपाउंड टू कंपाउंड बात करें तो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, और यही कंपाउंड उन्होंने यहाँ लिखे हुए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम, इस बात का मतलब ऐसे समझ लो, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 7 HOS in oxides is equal to ग्रुप नंबर। ठीक है बेटा, ये बात लिखी हुई है, लास्ट वाली लाइन ऐसी है, मैंने आपको उसको इजी वे में लिख के दे दिया कि ग्रुप नंबर 3 से 7 तक HOS इन ऑक्साइड इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। कि भाई अगर आप
ऐसा ध्यान में रखना चाहो तो ये कोइंसिडेंस है, इन्होंने बोल दिया। अगली स्लाइड पे इन्होंने कहा बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन अबव Fe2O3 आर नोन ऑल्दो सॉरी ऑक्साइड ऑफ आयरन, फ्लोरीन पढ़ दिया था मैंने इसको। बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड ऑफ Fe अबव Fe2O3 आर नोन। कह रहा है कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है। फिर इन्होंने थोड़ा सा घेर बदला कि हालांकि आयरन +6 में एग्जिस्ट करता है लेकिन अनस्टेबल होता है ना, बट अनस्टेबल बनता है। ये देख लेना एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बट दे रेडली डीकम्पोज इनटू Fe2O3 एंड O2। कह रहा है कि बनता तो है ना, आयरन का +6 का ऑक्साइड भी देखा है, और सबसे बड़ी बात है वो बेसिक मीडियम में बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि बेसिक मीडियम में आयरन क्या +6 तक जा सकता है, तो यस जा सकता है। क्या वो स्टेबल मान लें हम उसको कि नहीं? जो चीज, पहली चीज तो किसी एक बहुत कंडीशन के साथ एग्जिस्ट कर रही है वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करेगी। कंडीशन है कि वो कह रहा है मीडियम बहुत ज्यादा एसिड बेसिक करो तब मैं एग्जिस्ट करूंगा, उसके बाद भी वो उसमें डिकम्पोज ही होगा और Fe2O3 और O2 में टूट जाएगा। तो ठीक है, छोटे समय के लिए ही सही, लेकिन अगर उस एग्जामिनर की नजर पड़ जाती है इस वाली लाइन पे तो वो पूछ सकता है कि आयरन का ये +6 वाला ऑक्साइड कौन से मीडियम में एग्जिस्ट करता है, तो ओनली एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, और उसमें भी बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है, वो फिर से डिकम्पोज होना ही है वापस। फिर आता है द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन, दस द हाईएस्ट Mn फ्लोराइड वाज द MnF4, हमने पीछे देखा था। वेयर इज द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज इज Mn2O7। कहता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में एबिलिटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। पहली चीज यहां पे आपको दो बातें सिखा देता हूं। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 ना, पॉइंट नंबर पहला पहला पॉइंट ये है कि हाईएस्ट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट HOS ऑफ, ये जनरल पॉइंट है, जनरली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स exist with fluorine and oxygen, high En element, ऐसे लिख दो, with high En elements, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट इसी का है, HOS is more stable in case of oxygen as compared to fluorine. Why? क्यों? रीजन, आंसर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन is able to form multiple bonds with metals and prevent steric hindrance. And prevent steric hindrance around metal। देखो कहानी सिंपल सी है, ये मैंगनीज क्यों सिर्फ 4 फ्लोरीन तक जुड़ पाया, ये एग्जिस्ट करा। पांचवा फ्लोरीन यहां लगते ही ये बोलता है कि भैया मैं छोटा हूं, मैंगनीज मैं छोटा हूं, मैं 5 फ्लोरीन नहीं लगा सकता। तो कारण क्या है अभी मैं बताता हूं कि हमने MnF5, हमने MnF5, हमने MnF5, हमने MnF6, हमने MnF7 को एग्जिस्ट क्यों नहीं माना, तो रीजन है इनका स्टेरिक हिंड्रेंस।
कारण 5 के लिए 5 फ्लोरीन, ये लास्ट 4 फ्लोरीन लगा सकता है। एक्चुअली फ्लोरीन एक प्लस चढ़ाता है, तो +7 के लिए 7 फ्लोरीन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं है। एक ऑक्सीजन आएगा, अगले पे 2 प्लस चढ़ाएगा, यानी आएगा एक और अगले पे 2 चढ़ाएगा, तो चार्ज ज्यादा चढ़ रहा है उसके ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ ज्यादा चढ़ रही है, तो एक आएगा 2 चढ़ाएगा, यानी 2 फ्लोरीन के बराबर एक ऑक्सीजन काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर में वो कम जुड़ेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा कर देंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन क्या कर सकता है? डबल बॉन्ड बना सकता है। और डबल बॉन्ड बना सकता है तो इसकी तरह अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाने इसको। अगर अलग अलग बॉन्ड बनाओगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओगे, तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। यही कारण है कि वो सिर्फ 4 तक एग्जिस्ट कर पाया, 5 6 7 एग्जिस्ट नहीं कर पाया। जबकि अगर आप बात करोगे सिर्फ इनमें, तो आपने इतने सारे ऑक्साइड देखे हुए हैं। MnO4 एग्जिस्ट करता है, MnO4 एग्जिस्ट करता है, Mn2O7 एग्जिस्ट करता है, Mn3O4 एग्जिस्ट करता है, Mn2O3 एग्जिस्ट करता है। ये सब एग्जिस्ट करने वाले हैं, है ना। और ये MnO3 F एग्जिस्ट करता है, पीछे बता दिया था, इसीलिए वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सो हैलाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सो हैलाइड। ये मिक्स है। अब आप सब में देखो कि कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ 4, लेकिन फिर भी +7 में है। सिर्फ यहाँ पे 2 के साथ 7 है, यहाँ पे 3 के साथ 4 ही है, 2 के साथ 3 है, यहाँ सिर्फ 3 ऑक्सीजन है, 1 फ्लोरीन है, और ये अटेन कर रहा है। तो बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। सिर्फ अगर ईएन की बात होती तो हम बोलते, वो जनरल रूल है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो मोर ईएन एलिमेंट के साथ ज्यादा स्टेबल होती है। ये बात सही है। फिर हमने कहा कि लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, हमने उसमें एग्जाम्पल ले लिया। फिर हमने कहा कि लेकिन ऑक्सीजन उसमें फिर भी आगे आ जाता है, जबकि ऑक्सीजन की ईएन फ्लोरीन से कम है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास दो तरह की क्वालिटी है। ऑक्सीजन के पास ईएन के साथ साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ, एक और कैपेबिलिटी है, एक और एबिलिटी है, और वो है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना, जिसकी वजह से वो नंबर में कम जुड़ते हैं लेकिन चार्ज ज्यादा बढ़ा देते हैं। +2 चार्ज अगले पे चढ़ाता है एक ऑक्सीजन। तो यही लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। हो सकता है इन्होंने रीजन आगे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल एक्सप्लेन इट्स सुपीरियोरिटी इन द कोवेलेंट ऑक्साइड। कह रहा है कि इस तरह के सारे ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन क्यों सुपीरियर होता है फ्लोरीन की तुलना में? क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, Mn2O7 की स्ट्रक्चर की बारे में बात की हुई है, तो हम भी कर लेंगे। MnO ऐसा होगा। फिर इधर डबल बॉन्ड O, 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 है ना। तो ये हर एक मैंगनीज टेट्राहेड्रल है। हर एक मैंगनीज जो है ये, अगर हम इस की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है MnO ब्रिज है इसमें, ये रहा। द टेट्राहेड्रल, इस तरह की टेट्राहेड्रल आयंस और किस किस के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो MO4 टाइप के आयंस एग्जिस्ट इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, और मैंगनीज की इन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी कर सकते हैं, 6 के लिए, 7 के लिए। तो जैसे ये इनके एग्जाम्पल हम अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, जैसे वेनेडियम +5 के लिए बनाना है ना, तो ये बन जाएगा जैसे VO4 3- हो गया, +5। फिर क्रोमियम का +6 बनाना है, और क्रोमियम का +6 जैसे बन गया ये CrO4 2- है ना, ये भी बन गया। और मैंगनीज का +5 बनाना है, मैंगनीज का +5 बनाना है। बनाओ, मैंगनीज का +5 कैसे बनाओगे, है ना, जैसे MnO4 3- ये बन जाएगा, +5 बन गया बेटा, ये MnO4 3- इस तरीके। तो ये n के नंबर चेंज हो रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन के स्टेट के अकॉर्डिंग। ये 4 तो हमको 4 ही रखना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि टेट्राहेड्रल आयंस और भी होते हैं, 4 4 4, इसको चेंज नहीं करना है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो वहां लिखी हुई है वो मेंटेन करनी है। वेनेडियम का +5 यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ पे +5 में ले आए हम इसको। ये हमको +6 में चाहिए, तो हम +6 में ले आए। फिर आगे उसने मैंगनीज के +5 की बात करी, तो मैंने माइनस उस हिसाब से लगाना है कि
भाई 8 में से कम कर लो, उतना नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर ये मैंगनीज का +6 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, MnO4 2 माइनस कर दूंगा, +6 मेंटेन हो जाएगा, ये लो। फिर मैंगनीज का प्लस, ठीक है, +7 है, हाँ, तो MnO4 माइनस कर दो, ये +7 में आ गया। तो ये सब टेट्राहेड्रल है, दीज ऑल आर टेट्राहेड्रल, ठीक है। जो जो इन्होंने लिखा मैंने आपको आयंस बना के दे दिए हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट देख सकते हो। चलो आओ, ठीक है, तो ये इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया भाई। चल, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्साइड्स के बारे में, वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, उन्होंने सिखाया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और जब कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो फजान रूल लगता है, कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, इसका मतलब आयनिक नेचर घटता है, सिंपल सी बात है। अब जैसे ये दो एग्जाम्पल उन्होंने समझाए हुए हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने ऑक्साइड है ये, जैसे क्रोमियम की +6 हाईएस्ट होती है और वेनेडियम की +5 हाईएस्ट होती है। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इनका आयनिक नेचर कम होगा और कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। तो उससे क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम आता है। क्यों? क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से कोवेलेंट नेचर बढ़ता है और कोवेलेंट नेचर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड्स, है ना। V2O5 इज मेनली एसिडिक, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है मेनली एसिडिक, बट ऑल्सो शो एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर भी दिखाता है, मेनली एसिडिक मतलब ऐसा होता है कि 70-30 वाला केस है ना। तो 70% तो वो एसिडिक ही है, लेकिन कभी ऑप्शन में आ जाए और पूछ ले एम्फोटेरिक कौन है और एक ही ऑप्शन हो और V2O5 वो, तो आंसर कर देना बेटा। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये VO4 3- और VO2 प्लस देगा, यानी बेस के साथ तो ये VO4 3- देगा रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, और एसिड के साथ ये VO2 प्लस देगा। एनसीईआरटी में इसको करेक्ट कर लेना, इसको VO4 प्लस लिखा हुआ है, यानी वेनेडियम को +9 में पहुंचाया हुआ है, जो कि उसकी नहीं होती ऑक्सीडेशन स्टेट। एनसीईआरटी में जाकर इस वाले पॉइंट को ठीक कर लेना, VO2 प्लस जो है वो, है ना, सही है। इट इज गिवन इन, ये मिस प्रिंट है एनसीईआरटी के अंदर, ये मिस प्रिंट दिया हुआ है, ये वाली चीज, ये वाली चीज एनसीईआरटी में VO4 प्लस दे रखा है ना, प्रिंटिंग एरर, है ना, VO4 प्लस नहीं होगा क्योंकि +9 पहुंच जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये प्रिंटिंग एरर है, उसको ठीक कर लेना बेटा। VO2 प्लस जो है वो सही होगा, VO2 प्लस सही होगा, VO4 प्लस गलत है। ओके, VO4 प्लस नहीं है, VO2 प्लस सही है, ये वाला सही होगा, कर देना बेटा इसको सही। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो बचने को अब सिर्फ जो है वो 35-40 मिनट का मैक्सिमम मान लो, सिर्फ एफ ब्लॉक बचा है। एफ ब्लॉक के बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, काम काम की चीज़ पहले पढ़ लेंगे और फिर मैं आपको साथ के साथ एनसीईआरटी रीड करवा दूंगा, ठीक है। तो 35-40 मिनट का बच रहा है, और इसके अलावा जो सेशन होगा, मतलब जो बचे हुए मिनट्स होंगे हमारे पास अगले लेक्चर में, वो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसमें क्वेश्चंस करवा दूंगा साथ में, ठीक है। तो कुल मिला के अब एक लेक्चर और मिलेगा, जिसकी ड्यूरेशन भी 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में हो सकती है, क्योंकि आखिरी है, क्वेश्चंस कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाए कर जाए, या एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने के चक्कर में थोड़ा अगर टाइम लग जाए तो। बट हाँ, जो भी है, अब एक लेक्चर का गेम और बचेगा, इससे ज्यादा नहीं। मैंने मेरी लाइफ में, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 6 लेक्चर में मैं D&F ब्लॉक पहली बार पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये 5th लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के बाद 6 लेक्चर हो जाएंगे। 6 मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस बार D&F ब्लॉक को मैं चाहता हूं कि मतलब बच्चा अच्छे से करके जाए। तो मैंने, और सबसे बड़ी बात है, ये कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं है, ये मैंने शुरू में भी बोला था, ये डेटा है, इंफॉर्मेशंस हैं, कोई एक दूसरे की बात एक दूसरे से नहीं जुड़ती। एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, फिर फुल स्टॉप के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है,
सारे जनरलाइज स्टेटमेंट है कि ऐसा होता है, फिर 2 बात बोलेगा कि इन 2 में ऐसा होता है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस का एक कलेक्शन करके इन्होंने एक चैप्टर बनाया हुआ है। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती थी कि हम भी उन सारी चीजों को एक एक करके सीख लें, पढ़ लें, उनसे गो थ्रू हो जाए, ताकि हमारे को स्टेटमेंट बन के आए कोई क्वेश्चन तो हम उसको पहचान जाए कि यार यस ये मैंने पढ़ा हुआ है। बाकी आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ रहे होंगे। अगर कोई बैकलॉग है तो उसको कवर कीजिए फटाफट, है ना। आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीजें पहले से आती है तो आप माइंड मैप जाके देख सकते हैं, आप किसी और वन शॉट से आप पढ़ सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमेशा आपके पास जिसके नोट्स हो उसी टीचर को प्रेफर करो, आपका टाइम बच जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।